नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम और श्रृंखला में जो कि हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं और इसका नाम है सम्मान। सम्मान के जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसी हस्तियों से करवाएंगे जिन्होंने नई सोच, नई तकनीक के जरिए नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च सम्मान यानी कि पद्म सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सम्मान का सफर और आपसे रूबरू कराते हैं उन हस्तियों को जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो खेती, किसानी और कृषि से जुड़ी ये हस्तियां हैं। आपको मिलवाते हैं श्री राजकुमारी देवी जी से, जो कि बिहार मुजफ्फरपुर से आई हुई हैं और उन्हें प्रसिद्धि मिली हुई है एक नाम से। इन्हें कहा जाता है किसान चाची। आपका बहुत बहुत स्वागत। उनके बगल में आप देख सकते हैं श्री बाबूलाल दहिया जी, जो कि सतना मध्य प्रदेश से आए हैं और इन्होंने पैतृक धान के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है और कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ धान की उन्होंने उगाई हैं और एक मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे किसानों को आज ये मैसेज देंगे और ये बताएंगे कि ये मुकाम इन्हें कैसे प्राप्त हुआ। उनके बगल में आप देख सकते हैं श्री राम शरण वर्मा जी, जिन्होंने टिश्यू कल्चर और केले की खेती में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारी बाईं ओर आप देख सकते हैं श्री बलदेव सिंह ढिल्लन जी, जो कि एक इंटरनेशनली रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और साथ में ही पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। इन्होंने मेज ब्रीडिंग, पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट जैसी बहुत सारी चीज़ों में काम किया है। तो एक बहुत उम्दा रिसर्चर के रूप में ये उभरे हैं और इनसे जानेंगे इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। और लास्ट में आप देख सकते हैं श्री कंवल सिंह चौहान जी, जिनको समाज जानता है एक नाम से और इन्हें कहा जाता है कि ये बेबी कॉर्न के पितामह हैं। बेबी कॉर्न के कल्टीवेशन में इन्होंने बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल किया है और बहुत सारे किसानों को इन्होंने बेबी कॉर्न कल्टीवेशन के लिए जोड़ा है और जो पूरी रूपरेखा है जो खेती की, उन्होंने एक तरीके से बदली है। तो आज हम हमारे बीच ये 5 मेहमान देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अलग अलग मुकाम हासिल किए हैं। और आज का सफ़र मैं शुरू करना चाहूँगी। आपको राजकुमारी जी बोलूँ या आपको किसान चाची बोलूँ, पहले आप ये बताइए। ऐसे तो हम प्रसिद्ध किसान चाची के नाम से। अच्छा, तो अब चाची जी ये बताइए कि जो आपका जो ये पूरा सफ़र रहा है ये कैसे हासिल हुआ? क्योंकि जो मैं आपकी जीवनी पढ़ रही थी उसमें ये था कि आप तो एक ऑर्डिनरी जैसे जो गांव की एक महिला होती है, एक आपका जीवन वैसे चलता था। तो कैसे आपका ये जीवन बदला? हम अपने गरीब परिवार से थे तो हम तो खेती किए। खेती जो किए तो उसमें हमको जहाँ था किसान मेला लगा, वहाँ पर हम प्रथम पुरस्कार मिला। तो लोग हमारे यहाँ आने लगे, जो आप कैसे करते हैं, जो इतना अच्छा होता है, हमारे यहाँ भी महिला को बताइए। तो हम परंपरागत पहले से खेती कर रहे थे, लेकिन पूसा यूनिवर्सिटी जो राजेंद्र विश्वविद्यालय जो सरबस्तीपुर में जो पूसा, वहाँ से जब हमको जानकारी मिला तो वहाँ से ट्रेनिंग ले करके पपीता का खेती, ओल का खेती, केले का खेती, चाहे लीची भी लगाए हुए हैं, आम लगाए, सब वहीं से पौधा ले आए, चाहे खेती के लिए बीज भी ले आते और लगाए। तो हमारा खेती बहुत अच्छा हुआ और जैविक खेती की। तो लेकिन जब आपने ये इतनी सारी चीज़ों की खेती शुरू की और आपके जो एरिया में पहले सिर्फ तंबाकू का कल्टीवेशन होया करता था, तो जब आपने ये काम शुरू किया तो आपको किसी तरीके की कोई रुकावट समाज से या आपके परिवार से कभी किसी ने रोका नहीं और कहा नहीं कि ये तो तुम कर ही नहीं पाओगी? नहीं, हमको तो रोका बहुत लोग। परिवार से पहले विवाद हुआ, जो हमको हर चीज़ से लोग रोका, झगड़ा झंझट किया, लोग समाज के लोग भी किए। तो हमको जाने आने में किसी के यहाँ गाड़ी का सुविधा नहीं था, तो हम सोचे कि साइकिल सीख लेते हैं। तो साइकिल सीख करके हम 96 में साइकिल, 90 से खेती किए। और ज़्यादा दूर दूर हमको जाना पड़ता था तो पैदल में जा नहीं पाते थे, तो साइकिल सीख करके और उनके यहाँ साइकिल से गए। तब बहुत हमारा समाज घर विरोध किया, हमको गाली गलौज, मारना पीटना सब कुछ किया, बहुत हमको कठिनाई हुई। तो आपको उस समय कभी डर नहीं लगा कि ये लोग मुझे इतना मना कर रहे हैं तो हो सकता है मैं वो मुकाम हासिल ना कर पाऊँ? कभी ऐसी भी भावना आई आपके मन में? नहीं, वो तो हमको आई, लेकिन हम सोचे क्या, हमारे 3 बच्चे थे, उनको खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए हर चीज़ से दिक्कत था। हमारे पति भी रोके, आज हमारे साथ आए हुए हैं, पति भी रोके, कहे कि हम कमाएंगे, जैसा होगा तैसे चलेगा, लेकिन हम बात नहीं माने। हम सोचे कि एक उनके कमाने से 3 का परवरिश 4-5 हुए हम लोग, नहीं होगा, तो इसलिए हम कहे कि नहीं, हम तो खेत में काम करेंगे। जब वो खैनी बेचने चल जाते थे तो हम खेत में काम अपना करते। तो
अब खैनी का काम बिल्कुल नहीं होता? वो तो पूरा रुकवा दिए हम लोग को। और काहे कि जब हम निकले बाहर तो हुआ जो खैनी खाने से कैंसर होता है। हमारे पति रोड पर खैनी बेचते थे तो उनको हमेशा नगर निगम वाले लोग हटाते थे। तो बाद में जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए तो हम अचार का कृषि विज्ञान केंद्र हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर जिला में है, पूसा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ ट्रेनिंग लेकर अचार का काम किए। का है कि जहाँ तहाँ मीटिंग में हम जाते ना तो होता है कि किसान खेती करता है, लेकिन जिस समय उसका पैदावार होता है तो उस समय औने पौने दाम में बिक जाता है, तो किसान को भरपाई नहीं होता है, माने जो लागत लगता है उसके आधार पर। तो हम अचार का काम किए और उनके खेत का पैदावार का हम उसको लिए और अचार काफ़ी मात्रा में बना करके प्रिजर्वेशन करके और हम काम करते हैं। महिला लोग, ग्रुप की महिला लोग करते हैं। आपने बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए थे, तो उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले बाबूलाल दहिया जी के पास आते हैं। दहिया साहब, आपने जो पैतृक धान के क्षेत्र में जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे सफ़र शुरू हुआ आपका, ये जानना चाहेंगे, और तब से अब तक जीवन कैसे बदला है आपका? देखिए, मैं तो किसान का बालक हूँ। कई पीढ़ियों से मेरे परिवार में खेती होती थी, तो परंपरागत खेती थी तो मैं उसके बारे में जानता था। लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद मेरा रुझान साहित्य की तरफ बढ़ा। हमारे मध्य प्रदेश में 4 बोलियां हैं, बघेली, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी। तो जो हमारा क्षेत्र था वो बघेली वाला क्षेत्र था, 4 जिले का, पश्चिमी मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल। तो मैं बघेली साहित्य पर काम करता था, अखबार में कॉलम भी लिखता था, कविताएं भी लिखता था। तो वहाँ भोपाल की आदिवासी लोक कला परिषद ने मुझको एक दायित्व सौंपा कि आप लोक साहित्य पर काम कीजिए। ये वहाँ के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएँ, पहेलियाँ आदि पर काम कीजिए। तो मैं उस पर काम करने लगा। तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता था, तो मैंने देखा कि अधिकांश कहावतें, लोक कथाएँ वो परंपरागत अनाजों पर है। तो मैंने महसूस किया कि जब हमारा परंपरागत अनाज ही न रहेगा तो हमारा इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत। परंपरागत अनाज भी तो विलुप्त हो रहा है इन हमारे लोक साहित्य के साथ। आपको जो प्रेरणा खेती और किसानी की, वो इन कला, संस्कृति और इन सब चीज़ों से मिली? जी हाँ, मैंने जैसे देखा, एक हमारे यहाँ करगी नाम की धान होती थी, लड़कपन में हमने देखा था। फिर ये जो बौनी किस्में आ गई हमारे क्षेत्र में भी, तो वो सब पुरानी धानें ख़त्म जैसा होने लगी। तो एक करगी धान का हमको कहावत मिली कि धान बोवे करगी, सुअर खाए न समधी। अर्थात तो करगी धान बोइए, न तो सुअर खाएगा न समधी। अब ये कहावत कैसे बनी होगी? किसान ने करगी धान को बोया, पहाड़ जंगली क्षेत्र हमारा, और नेवारी भी बोया, वहाँ की लोकल एक धान है। तो नेवारी में बाल में कांटे नहीं होते, सेंकुन नहीं होते, तो उसको सुअर खा गया, करगी को नहीं खाया। 1-2 मुंह खाया होगा, लेकिन जब मुंह में कांटे गड़े तो उसको छोड़ दिया। तो जो अनुभव जनित ज्ञान था किसान का, वो एक कहावत में ढल गया कि धान बोइए करगी, सुअर खाए न समधी। सुअर इसलिए कि बाल में कांटे हैं, समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल, उनको तो विष्णुभोग खिलाएंगे या कोई दूसरा चावल। तो हमने सोचा कि जब जब हमारे देसी अनाज न रहेंगे तो क्या फ़ायदा हमको मेहनत करनी। जैसे कुटकी है, 3 पाक 2 पानी, पकाई कुटुकरानी। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, वर्षा आधारित खेती का। कुटकी ऐसा अनाज है कि 3 पखवाड़े में अगर 2 बार भी वर्षा हो जाए तो वो पक जाएगी, कितना भी सूखा पड़े। सामा जेठा ने कहा वह सब अनाज से आगे आवे। सामा है तो जेठा अनाज कहलाता, सब अनाजों से पहले पक जाता, 1.5 महीने में, पड़े जितना अकाल पड़ना हो। तो ये जो हमारी ये जितनी परंपरागत जो वैरायटीज थी धान की, वो लुप्त हो गई, आपने बताया, सिर्फ कहावतों में रह गई थी, और आपने उन कहावतों से अब उन वैरायटीज को जीवित करने का काम किया है। तो कितनी वैरायटीज आपने जीवित कर ली? तो हमने ये महसूस किया, बाकी सब अनाजों पर हमने काम किया। तो जैसे कोदो, कुटकी, सामा, काकुन, ज्वार, मक्का। तो हमने देखा कि बाकी के 2-2, 3-3 प्रजातियां हैं, लेकिन धान की सबसे ज़्यादा किस्में हैं। हमने देखा था लड़कपन में, हमारी 2 गाँव में खेती थी। तो एक गांव से जब दूसरे गांव पैदल हम जाते
तो रास्ते में हमको रंग बिरंगी तरह तरह की धान दिखती। हम अब बाद में 2-4 बौनी किस्में आ जाने से सब खत्म हो गई, तो हमने सोचा कि धान को बचाने में हमको सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। तो जब हम फिर साहित्य के क्षेत्र में कहीं भी जाते काम करने, तो धान को पूछ लेते कि क्या आपके पास देसी धान भी है। तो उसकी हमारी 5-7 किताबें प्रकाशित हैं लोक साहित्य की। लेकिन हमारा रुचि इसमें, तो हम छोटे छोटे भूखंडों में उनको उगाने लगे हर साल। ये हमारा इसी तरह से शौक़ था, जैसे लोग डाक टिकट एकत्र करते हैं या सिक्के एकत्र करते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा महंगा था कि हर साल छोटे छोटे भूखंडों में उगाना पड़ता था, लेकिन हम करते गए। तो और धीरे धीरे अब आपने कितनी वैरायटीज इकट्ठी करी तो धान पहले की? तो मान लीजिए 10-12 मिली, 15-25 मिली, फिर 110 तक आ गई। और पिछले साल हमने 40 जिलों की बीज बचाओ यात्रा किया, परंपरागत बीज बचाओ यात्रा। और बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी शायद आपकी इसमें मदद बहुत कर रहा है। जैव विविधता बोर्ड ने ही यात्रा करवाई 40 जिलों की, तो उसमें हमको 70-80 और किस्में मिल गई पूरे मध्य प्रदेश की। तो कहाँ वो 4 जिले की हमारी थी, अब मध्य प्रदेश की पूरी मिल गई। तो इस तरह हमारे पास 200 किस्में। जहाँ तक जो हमारी जो ट्रेडिशनल किताबें हैं उसमें मैंने पढ़ा है कि भारत के पास 1 लाख धान की वैरायटीज़ होती थी। तो 1 लाख में आपने समझ लीजिए अभी 200 वैरायटीज़ आपने इकट्ठी करी है। तो ये कितना लंबा सफ़र है आपके लिए? जी मैडम जी, हमारे देश में 1965 तक, अब तो हमको मालूम पड़ा, पहले नहीं मालूम था, 1,10,000 प्रजातियां थी धान की। लेकिन अब दुर्भाग्य से पूरे देश में मात्र 10,000 प्रजातियां ही बची हैं, और उनके साथ साथ उनके पूरे गुणधर्म चले गए, जो हज़ारों साल से वहाँ की परिस्थितिकी में रच बस के उनने अपने अंदर जो संचित किया था। जैसे हमारी धानों में क्या है, हमने उनमें कुछ ऐसे प्रयोग भी किए हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ की धान हो गई नेवारी 120 दिन की, IR 36 आई अधिक उत्पादन देने वाली विपुल उत्पादक किस्म, वो भी 120 दिन की। हमने 1 जुलाई को दोनों को बोया, तो दोनों 27 अक्टूबर को पक गई 120 दिन में। लेकिन एक और हमने प्रयोग किया कि दोनों को 1 अगस्त को बोया, 1 महीना पीछे। तो हमने देखा कि जो हमारी नेवारी थी तो वो 90 दिन में पक गई, क्योंकि हज़ारों साल से यहाँ की परिस्थितिकी में रहते रहते उसने वो ऋतु से संचालित हो गई थी। लेकिन जो IR 36 थी उसने 120 दिन लिया, वो जाके 26 नवंबर को पकी। तो उसमें क्या हुआ परिणाम, हमारा क्षेत्र माने सूखा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पानी हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता में है, तो उसकी हर चौथे दिन सिंचाई हम करते तो 6-7 बार सिंचाई करना पड़ा, तो हमको अतिरिक्त पानी लगा। चूहे लग गए 1 महीना पीछे के कारण। और हमारे यहाँ ठंडी पड़ने लगती है मध्य नवंबर में, तो कुछ उसमें दाने काले भी पड़ गए IR 36 के। लेकिन जो हमारी नेवारी थी वो 90 दिन में पकाई, ऋतु से संचालित होने के कारण। बिल्कुल। तो चलिए, आपने एक बहुत बड़ा चेंज जो आप लेकर आए कि जितनी भी जो परंपरागत वैरायटीज़ थी धान की, वो लोगों को समझने और देखने के लिए मिलेगी आपके ज़रिए, और इसके लिए अब आपको पद्मा सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। रामचरण वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे देश में जो एक किसान की छवि होती है वो ये होती है कि बहुत बदहाली में दिखता है, गरीब, फटे कपड़े, एक जो इमेज है किसान की वो अभी तक ये देखने को मिली थी। लेकिन अगर आपका एग्जाम्पल मैं देखूं तो आप एक करोड़पति फार्मर हैं और सारी खेती के जो सबसे मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो आपने अपनाई हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, जो ये पूरा जो टिश्यू कल्चर आपने कैसे करना शुरू किया, और ये जो केले की खेती है वो आपको सोने की तरह प्रूव करके दे रही है, वो कैसे हुआ, ये सफ़र कैसा? हम एक किसान परिवार से आते हैं। हमने कक्षा 8 तक पढ़ाई की और 1986 में हमने खेती शुरू की 1 एकड़ से, और हमारे पास जो ज़मीन है वो करीब 6 एकड़ के आसपास है। तो हमने 1 एकड़ से परंपरागत खेती शुरू की, फिर हम करते गए। फिर हमने 1988 में 1 एकड़ केला लगाया, फिर थोड़ा उसमें हमको लाभ हुआ, फिर हमने खेती बढ़ा दी। 1990 में हमने टिश्यू कल्चर खेती शुरू की। शायद ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में हमसे ही टिश्यू कल्चर की खेती शुरू हुई। 1990 में कोई किसान जानता नहीं था कि टिश्यू कल्चर क्या है, तो हमने 1990 में 1 एकड़ टिश्यू कल्चर की खेती शुरू की। आज तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि टिश्यू अगर कल्चर करेंगे तो नए वैरायटी का केला आएगा? हमने पूरे भारत का भ्रमण किया, कर्नाटका गए, महाराष्ट्र गए, तमिलनाडु गए, तो देखा कि जो किसान फल एवं सब्जी की खेती कर रहे हैं वो थोड़ा धनी किसान हैं। तो हम, चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश में, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बाराबंकी और जो पूरा उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं,
तो वहाँ से किसान ज़्यादातर धान, गेहूँ, गन्ना की खेती करते थे। तो हमने सोचा कि यहाँ पर कोई नई टेक्निक लेकर के हम आए। तो हम टिश्यू कल्चर केला की खेती लेकर के आए, फिर हाइब्रिड टमाटर लेकर के आए, मेंथा लेकर के आए। आज जो बाराबंकी ज़िले में आसपास में एक मेंथा आर्वेंसिस की खेती हुई, जो कि विश्व में 10वें नंबर पर हो रही, चाइना के बाद बाराबंकी का नंबर है। तो हम एक टिश्यू कल्चर एक खेती लेकर के आए और हमने घूमा कि जो हमारे सब्जियों फल के किसान हैं वो बनस्पत धान गेहूँ की अपेक्षा ज़्यादा धनी किसान हैं। तो हमने भी सोचा कि हम एक धनी किसान बने, तो धीरे धीरे करना हमने शुरू कर दिया। आज हम करीब 150 एकड़ पर टिश्यू कल्चर की खेती कर रहे हैं और हमारे द्वारा करीब पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 ज़िलों में ये खेती फैली हुई है। लखीमपुर खीरी से लेकर के गोरखपुर, मिर्ज़ापुर तक जो हमारे ज़िले हैं, करीब 50,000 किसान हमसे जुड़े हैं और आज हम 80,000 हेक्टेयर में केले की खेती टिश्यू कल्चर हमारे द्वारा फैली है। तो हम खेती हमने किया और खेती के साथ साथ आज करीब हमारे फार्म पर 10 लाख से ज़्यादा किसान विजिट कर चुके हैं और बराबर हम उनको खेती की जानकारी देना और पूरे भारत से डाटा कलेक्ट करना, सीखना और सिखाना, ये काम हम पिछले करीब 30 साल से कर रहे हैं। हमारी उम्र करीब 50 साल के आसपास है और हम पूरा हमारा जीवन, पूरी यात्रा खेती के प्रति समर्पित है और खेती कर रहे हैं। जो टिश्यू कल्चर केले की खेती है 12 महीने की फसल है और इसमें हम करीब चूँकि थोड़ा उत्तर प्रदेश में ठंडक होती है तो वहाँ से 13 से 14 महीने लग जाता है, कहीं 12 महीने, कहीं 14 महीने, और इस पर हम 1 लाख रुपया खर्च करके 3 से 4 लाख रुपए का हमको शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। आज हम खेती के जरिए वहाँ के आसपास लोगों को 30 किलोमीटर की एरिया में हम करीब 25,000 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। एक टमाटर की खेती हम इसमें कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार किसानों को मिलता है। जो हमारे एक टमाटर की खेती है, इससे बहुत ज़्यादा रोज़गार निकल करके आ रहा है किसानों के लिए। तो एक रोज़गार उनको वहाँ पर मिल रहा है और उसके साथ साथ हम एक बहुत बड़ी मार्केट लेकर के आए। पहले लोग भुसावल को जानते थे केला की खेती से, तमिलनाडु को जानते थे, कर्नाटका को, आंध्र प्रदेश को जानते थे। अब अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक जो हमारी आज़ादपुर मंडी दिल्ली है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है, बाराबंकी केला या उत्तर प्रदेश का केला यहाँ पर बहुत अच्छे रेट से बिकता है और व्यापारी जा कर के स्वयं वहाँ से लेकर के आते हैं। तो हमने केले की खेती शुरू की, उसके साथ साथ वहाँ पर एक बहुत अच्छी मार्केट लेकर के गए। जिन किसानों की आमदनी धान गेहूँ चावल से एकड़ में 20,000 हो रही थी, आज उनकी आमदनी हम 1 लाख से लेकर के 2 लाख से आराम से, हमारे पास बहुत सारे ऐसे किसान के उदाहरण हैं कि जिन किसानों की आमदनी 10,000 थी, आज उनकी आमदनी 1 लाख है। तो आप खुद ही एक धनवान व्यक्ति नहीं, आपने औरों को भी बहुत धनवान बनाया है अपने क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल, हम तो खैर केले ने हमको काफ़ी धनवान बनाया है। आज हम आप समझिए कि हम 40, जहाँ हम दूसरे के खेत में मजदूरी करने के लिए जाते थे 1986 में, आज हम 40 से 50 लाख रुपया मजदूरी देते हैं अपने यहाँ जो हमारे ज़मीनहीन किसान हैं या हमसे जुड़े हुए किसान हैं। हम एक सहकारिता का बहुत अच्छा हमने मॉडल वहाँ पर डेवलप किया है जी। चलिए, तो वाकई में एक बहुत नई तरीके की सोच है। और आपने जैसा कहा कि आप टिश्यू कल्चर की बात कर रहे थे, मैं दोबारा दूसरे राउंड पे आपके पास आऊंगी कि आपने बोला कि केले के अलावा आपने टमाटर, मेंथा, टमाटर की खेती है, और इन सब में आपने टिश्यू कल्चर को पॉपुलराइज किया। हमने वहाँ पर एक फसल चक्र लाए। जब हम फसल चक्र के साथ खेती करेंगे तो उसमें प्राकृतिक आपदा से भी हमको राहत मिलेगी। अक्सर किसान हमारे साथ ये करते हैं, किसान साथी हमारे ये करते हैं कि जहाँ पर धान के एरिया टोटल धान लगाते हैं, जहाँ गेहूँ का एरिया गेहूँ लगाते हैं, हम केला काट करके आलू लगाते हैं, आलू खोद करके फिर टमाटर लगाते हैं, फिर उसके बाद मेंथा लगाते हैं। तो एक प्रकार का ये 2 साल का फसल चक्र है। हमारी कुछ जड़ें जो हैं ज़मीन में नीचे से भोजन लेती हैं, कुछ मध्य से लेती हैं, कुछ ऊपर से लेती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। और एक प्राकृतिक आपदा, जो एक प्राकृतिक आपदा है, किसान के साथ बहुत बड़ी एक समस्या है कि जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो हम 4 तरीके की फसलों की खेती करते हैं। यहाँ पर एक मॉडल दिया है और इससे कम से कम हमारे 50,000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हमने एक वर्मा एग्री वेबसाइट बना रखी है जिस पर कम से कम 2 लाख से ज़्यादा डेली किसान टच करते हैं। और 2015 से आज तक करीब 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों ने हमारी वेबसाइट देखा है। और हम एक कृषि सलाह केंद्र बना रखे हैं, वहाँ पर
पूरे भारत के किसान आया जाया करते हैं। हम उनको खेती की बात खेत पर सिखाते हैं। ओके। डिलन साहब, आप के पास आऊँगी और आपका जो फील्ड रहा है मेज़ ब्रीडिंग का और पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट में आपने बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। ये सफ़र कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए? यह गांव से शुरू किया था, गांव के स्कूल से, और धीरे धीरे सफ़र होता रहा। करीब करीब 25 साल मक्के की ब्रीडिंग पे काम किया। उसके बाद आईसीआर में आ गए, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, वहाँ भी बीज इकट्ठे करके रखते हैं, बाद में मैं बताऊंगा। धान के भी बहुत किए हैं, वहाँ भी परमात्मा ने अच्छा काम करने का मौका दिया। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेज़ ब्रीडर के तौर पे, डायरेक्टर रिसर्च और वाइस चांसलर के तौर पे काम करने का मौका दिया। और बाहर भी घूमने का बहुत कृपा रही। जर्मनी में काम किया है, इंग्लैंड में किया है, मैक्सिको में किया है, तो बाहर भी देखने का मौका मिला। और जब मक्के में हमने काम किया, उसमें मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। जी। एक तो ये है कि पहले जो नई किस्में आ रही थी वो ज़्यादा समय में पकती थी। तो लुधियाना से पहली अगेती 76 वैरायटी है जो कम समय में पकने वाली है। बाद में हमारे जो हाइब्रिड थे वो कुछ और तरह के थे, और जो जिनका चाहड़ उत्पाद ज़्यादा होता है उसको सिंगल क्रॉस हाइब्रिड कहते हैं। ओके। तो लुधियाना से पहला सिंगल क्रॉस हाइब्रिड 1995 में 1995 में आया। तो उससे सारी इंडिया की जो मेज़ ब्रीडिंग वो रीओरिएंटेशन हो गई। इधर चौहान साहब बैठे हैं, इन्होंने बेबी कॉर्न पे बहुत काम किया है। इन्होंने प्राइवेट वैरायटी लेके प्राइवेट सेक्टर से, हमारी वैरायटी एक प्रकाश है जिसको लेके एयरटेल वालों ने लुधियाना से उसकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे शुरू हुई थी। सो बेबी कॉर्न में भी उधर हिस्सा डाला। उसके बाद फिर आईसीआर में जब आए तो नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के डायरेक्टर रहे। तो जब मैंने उस इंस्टीट्यूट में एज डायरेक्टर आया तो उसी टाइम पे एक हमें प्रोजेक्ट मिल गया बहुत बड़ा, नेशनल लेवल का जैव विज्ञान मिशन मोड प्रोजेक्ट के सब जो किस्में हैं वो इकट्ठी करनी है। 2 लाख से कम थे हमारे पास जो जिनके बीज हमारे पास पड़े थे। और जब मैं छोड़ के गया तो 3,02,000 के करीब थे। 1976 में इंस्टीट्यूट बना है। 25 सालों में 2 लाख के करीब इकट्ठे हुए थे, तो 5 सालों में ही 1 लाख से हमने ज़्यादा इकट्ठे किए थे। मैं धान की बात बताना चाहूँगा। धान भारत में ही पैदा हुआ है, इसलिए जहाँ धान की किस्में बहुत ज़्यादा हैं, खास करके अब नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्वी से शुरू करके उड़ीसा और नीचे तक आप जाइए, नई से नई किस्में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी हैं। और जब मैं छोड़ के गया था तो 77,000 के करीब किस्में थी उस टाइम पे धान की। सो ये डरने वाली बात नहीं है। खैर, आपका काम बहुत अच्छा है। एक किसान भाई के लिए वो काम करना बहुत मुश्किल है। हमारा तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और उसके दिल्ली में हेडक्वार्टर है और 11 इंस्टीट्यूट हैं, डिफरेंट रिसर्च स्टेशन हैं। तो उन सभी ने मिल के जो किया है, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा किस्में हमारे पास धान की थी, नंबर 2 गेहूँ की थी, फिर दूसरी सभी थी। आपका काम जो पैडी स्ट्रॉ मैनेजमेंट में है वो भी काफ़ी मैं वो बताता हूँ आपको कि जब लुधियाना में, अब हमें पंजाब में क्या मुश्किलें आ रही हैं। सबसे पहले तो पानी की मुश्किल आ रही है जी। तो पानी बचाने के लिए हमने 2-3 काम, हमका मतलब है यूनिवर्सिटी ने, अकेले का काम नहीं है। एक तो ऐसी धान की किस्में निकाली हैं जो 1 महीना पहले पकती हैं पहली किस्मों से, और उनका उत्पाद, उनका चार्ट उतना ही है जितना पहली किस्मों का है। जी। उससे पानी बचने लगा। एक लेज़र लेवलर मशीन दी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ने, जिससे 10 से 15% पानी की बचत होती है। सिर्फ लेवलिंग करती है सेंसर बेस्ड, सेंसर के साथ, लेज़र के साथ। दूसरा हमने जो काम यूनिवर्सिटी ने किया है वो था जो आप कह रहे हैं, चौने की पराल को संभालने का, धान की पराल को संभालने का बहुत बड़ी मुश्किल थी। किसान भाई जलाते थे क्योंकि उन्होंने गेहूं बीजना होता था, जहाँ आलू लगाने होते थे, और ये मटर प्रॉब्लम लगाने, हर साल हम देखते हैं जो हर ये साल स्ट्रॉ हो रहा मैनेजमेंट था। की है। तो उसमें यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी मशीनें निकाली थी। हैप्पी स्टार, आपने हैप्पी सीडर सुना होगा आपने, पीयू का स्टार मैनेजमेंट सिस्टम सुना होगा, मल्चर सुना होगा, लकी सीड ड्रिल सुनी होगी। तो जितनी मशीनें हैं पराली को संभालने के लिए वो सब पीयू से ही आई हैं। और उसका क्रेडिट भी इस समय आपको ही श्रेय का यूनिवर्सिटी जाता का है। काम है, क्रेडिट तो मुझे मिल रहा है। तो वो फिर पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसे मिल गए, पंजाब गवर्नमेंट को। तो हमने खूब मुहिम चलाई पंजाब गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, आईसीआर के साथ मिलके। तो 30 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है पंजाब में, उसमें 14 लाख में से पिछले साल संभाला गया, जब से पहले 1 लाख के करीब संभाला जाता था। तो हर तरीका अपनाया है। तो उसके साथ
इस बार आपने देखा होगा दिल्ली में भी धुआं कम हुआ है। एक और जो परमात्मा ने मौका दिया करने का, 2015 में पंजाब, हरियाणा और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ नरमा होता है, कपास होती है, वहाँ वाइट फ्लाई चिट्टी मक्खी का बहुत प्रकोप हुआ था। हाँ। बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ था। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने एक मिलकर एक कमेटी बना दी। उसमें हमने बाद में गंगानगर वालों को भी ले लिया और हमें जिम्मेवारी दी कि इसको देखा जाए 2016 में कैसे देखना है। तो हमने मेहनत की, हमारे साथियों ने मेहनत की। ज़्यादातर टाइम जो था वो कॉटन में जाके, कॉटन बेल्ट में जाके वहाँ किसान भाइयों के साथ काम किया। तो 2016 में बहुत अच्छी फसल हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 में जो 1 हेक्टेयर में से 197 किलोग्राम रुई निकली थी, जबकि अगले साल 756 जो रिकॉर्ड है अभी तक। इस साल टूट जाएगा, इस साल फसल और भी अच्छी है। और साथ साथ जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनकी खपत भी 2600 रुपये 1 हेक्टेयर में कम हुई। तो जो ये वाइट फ्लाई डिजीज की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अब ना के बराबर है उसको कंट्रोल करने के बाद? बिल्कुल बराबर है, पर जो कीड़े मकोड़े और बीमारियां आती रहती हैं, कंट्रोल करना पड़ता है। 2016-2017 में हमें खूब काम करना पड़ा। इस साल बिल्कुल ठीक है। तो परमात्मा ने ऐसे कई मौके दिए और वहाँ पे टीम का काम है सारा ही। पावे मक्के की भी टीम थी और बाद में तो यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी टीम थी, SAICR की टीम थी। चौहान साहब, आपको तो बोला जाता है कि आप मक्के के बेबी कॉर्न के पितामह हैं। तो ये ख्याल कैसे आया कि ये बेबी कॉर्न उगाया जाए और बेबी कॉर्न की खेती के ज़रिए ही हम पूरा जो अपना जीवन है उसको आगे बढ़ाएं? 1978 में मैंने खेती शुरू की। परिवार पर कर्ज था, पिताजी थे नहीं, मैं घर में सबसे बड़ा सदस्य था। उस कर्ज को उतारने के लिए कोशिश की कि खेती से ज़्यादा आमदनी कैसे ली जाए, इस विषय पर काम करना शुरू किया। 1980 में धान की खेती शुरू की, 1984 में डेयरी फार्म लगाया, बायोगैस प्लांट लगाया, बासमती धान का हेलर लगाया, पर ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और उल्टा कर्ज बढ़ता चला गया। 1998 में बेबी कॉर्न की खेती का पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है और उससे ज़्यादा आमदनी हो सकती है। पहले तो मैंने सोचा कि मक्की की गुल्ली को कोई शायद ना खाता होगा, पर बोनी शुरू कर दी कि पशुओं के लिए हरा चारा तो हो ही जाएगा। तो 1998 में पहली बार खेती की, ज़्यादा आमदनी हुई तो और ज़्यादा 3 एकड़ और बोया, उससे और ज़्यादा आमदनी बढ़ी। तो उस पर बाद में नुकसान भी होया 1999 में, और फिर उसके बाद ही बहुत ज़्यादा आमदनी एक खेत से हो गई। तो पहले मैंने शुरू की, फिर आसपास के किसानों ने शुरू कर दी, तो और फिर पूरे गाँव ने शुरू कर दी और फिर पूरे क्षेत्र में फैल गई। तो 2000 के आसपास उसको बेचने की जो प्रॉब्लम आई, तो पहले तो हमने 5 स्टार होटलों में बेचते थे, खान मार्केट सरोजनी नगर में बेचते थे। उसके बाद आज़ादपुर मंडी में शुरू की और मंडी में भी जब बिक्री नहीं तो प्रोसेस इंडस्ट्री को बेचनी शुरू की। प्रोसेस इंडस्ट्री ने भी जब लेने से मना कर दिया तो अपनी इंडस्ट्री लगाने की सोची और इसको चलते चलते हम 2009 में एक छोटी सी इंडस्ट्री हमने शुरू की, जिसमें हमने अपने किसानों से बेबी कॉर्न के एक मिनिमम गारंटी प्राइस शुरू कर दिया कि आप यदि मंडी में महंगा बिकता है, कहीं भी अच्छा बिकता है तो आप बेचो, नहीं तो 50 रुपये किलो में बेबी कॉर्न हमारे यहाँ बेच दो। तो आपने जो न्यूनतम प्राइस जो किसानों के लिए तय किया वो 50 रुपये थी? उस समय 50 रुपये था, अभी तो 70 रुपये किलो हम खरीद रहे हैं। अच्छा। तो इसके साथ बेबी कॉर्न ही नहीं, उस जो हमने छोटी सी जो इंडस्ट्री लगाई प्रोसेस की, उसमें 4 फसलों का हमने मिनिमम गारंटी प्राइस तय किया, जिसमें मशरूम का 50 रुपये किलो, बेबी कॉर्न का पहले ही बता दिया 50 रुपये किलो, स्वीट कॉर्न का 7 रुपये किलो और टमाटर का 4 रुपये किलो। अच्छा। तो ये चारों फसलों की हम प्रोसेस करने लगे। उसके बाद में 2012 में दूसरी इंडस्ट्री लगाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना गए। 2017 में तीसरी इंडस्ट्री लगाई और अभी हमने एक 25 करोड़ का कोल्ड चेन का प्रोजेक्ट लगाया है। इस तरह से हमारे 150 आदमी पहले ही काम कर रहे थे हमारे पास और करीब 100-125 आदमी इस नए प्रोजेक्ट में काम शुरू करने वाले हैं, जो डायरेक्ट हमारे एम्प्लॉई है। और इसके अलावा 5000 किसान जो बेबी कॉर्न पैदा करते हुए जुड़े हुए हैं और टमाटर की खेती जो क्षेत्र के लोग करते हुए जुड़े हुए हैं। पूरे हरियाणा में लोग मशरूम की और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो वो हमारी इंडस्ट्री को भेजते हैं। और यही नहीं, जो रतलाम तक का टमाटर जब आज़ादपुर सब्जी मंडी में नहीं बिकता है तो वे ट्रक हमारे यहीं अनलोड होते हैं और हम उनको प्रोसेस करते हैं। लेकिन इन 4 फसलों के अलावा क्या और भी चीज़ों की आप खेती करते हैं या इन 4 फसलों में ही पूरा साल निकल जाता है? नहीं, सब की खेती करते हैं हम। इसमें बासमती धान की खेती भी करते हैं। अच्छा। और मैं मक्का के साथ बेबी कॉर्न के साथ मिश्री खेती भी करते हैं। जैसे कि अभी 4 एकड़ में बेबी कॉर्न के साथ प्याज लगाया हुआ है। बेबी कॉर्न के साथ सबसे बढ़िया जो कम्बिनेशन है वो मेथी का है। तो इसी तरह से एक साल में हम एक खेत से 5 फसलें लेते हैं। एक बार धान लगा लिया, एक बार बेबी कॉर्न के साथ में मेथी लगा ली, कभी बेबी कॉर्न के साथ में प्याज लगा ली।
तो इस तरह हमारे गांव के जो किसान हैं एक खेत में 4 से 5 फसल लेते हैं और 1.5 से 2 लाख तक की आमदनी प्रति एकड़ उन्हें हो जाती है। आप सभी पद्म सम्मानित लोगों से बात करने के बाद एक बात तो बिल्कुल जो तय सी लगती है वो ये है कि आप जो अपनी शोहरत है, जो आपका मकाम है, वो आप खाली अपने तक अगर शायद सीमित रखेंगे तो वो एक मकाम नहीं माना जाता है। और आप सभी से बात करके ये लगा कि आपने अपनी जो श्रेय थी, जो अपनी जो काम की सफलता थी, वो आपने और किसानों से भी शेयर की। आप सभी लोगों ने ये बात हमें बताई है। राजकुमारी देवी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक महिला होने के नाते और स्पेशली महिला किसान का होना आज के समय में कितना आसान या कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी महिलाओं को आपने जोड़ा है, तो कैसे प्रेरणा देती है बाकी महिलाओं को? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो परिस्थितियां आपके परिवार में थी, आपने किसी तरह से लड़ झगड़ के एक कीर्तिमान आपने स्थापित किया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर महिला के घर में उस तरीके की परिस्थितियाँ उसको अलाउ करें। तो कैसे जोड़ती हैं महिलाओं को और क्या तकनीक है, किस तरीके से उनकी सोच आप बदलती हैं? देखिए मैडम, जिस परिस्थिति में हम थे तो आगे बढ़े, उस परिस्थिति लोग कहता है भारत कृषि प्रधान देश है, सही है, लेकिन हमारे यहाँ जो बिहार की जो महिला है, लोग खेती करता है तो लेबर के लिए जो जाता है ना तो महिला ही मिलती है। लोग नहीं मानता है, लेकिन महिला जो भी काम करती है उसको कोई गुणगान नहीं करता है, न घर करता है न बाहर करता है। उसका गुणगान हम किए, काहे कि हम भी गरीब थे तो खेती किए। और लोग जो बड़े लोग खेतवान हैं जो खेती करते हैं तो धान काटने के लिए जाते हैं लेबर के लिए, तो सभी जो जेंट्स होते हैं हरियाणा, जो पंजाब हरियाणा जाकर काम करते हैं, उनके घर पर महिला रहती है। महिला ही हमारे बिहार में खेती करती है, लेकिन महिला का गुणगान कोई नहीं करता है। हम उस महिला में से हम हैं। महिला काम करती है लेकिन लोग गुणगान हमारे यहाँ नहीं करता है। तो महिला को सिखाने के लिए बड़े घर की महिला तो नहीं करेगी। जो गरीब महिला है, जब हमको गरीबी था तो हम किए, तो हम आगे बढ़े। उसी तरह की महिला को कहते हैं, अच्छा से समझाते हैं, वो महिला करती है। जैसे नए तकनीकी का परंपरागत खेती करवे करती है। जैसे पूसा यूनिवर्सिटी से उनको ट्रेनिंग खेती के विषय में हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ उनको ट्रेनिंग दिलाए। नए तकनीकी से करने से क्या होता है कि परंपरागत से समय भी सही से खेती न कीजिएगा तो आपका बिचरा भी सही, माने जर्मिनेशन भी न होगा, उसका पैदावार भी सही नहीं होगा, चाहे कटने के समय उसका पैदावार नहीं होगा। और कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लगे, कब रोपाएगा, कब कैसे पानी पड़ेगा, कैसे उसका निकरौनी होगा, तो सब चीज़ का जानकारी देते, तो उन लोग का फसल अच्छा होता है। हम कहते हैं तो महिला हमारी बात मानती है और करती है। उसके साथ साथ पति का भी हाथ रहता है। तो आपको तो आपके पति ने बहुत सपोर्ट किया। पहले तो हमको नहीं अथी किए, लेकिन बाद में हमको लेकिन बाद में वो मान गए कि बिल्कुल ये राजकुमारी देवी जी कुछ बड़ा ही करके दिखाएगी। नहीं तो पहले हमको बहुत लोग विरोध किया, लेकिन वो विरोध के छोड़ते हुए हम आगे बढ़े। जब महिला हमारे साथ संगठन में जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिए और 360 महिला हमारे साथ हो गए, तो हम समझ गए कि हमारा हाथ बहुत मजबूत हो गया। अब हम किसी के पछड़ाने से पछड़ने वाले नहीं हैं। हमारा हाथ मजबूत हो गया तो महिला लोग हमारी बात। तो ये जो 160 महिलाएं जो आप बता रही थी कि आपके साथ जुड़ी, तो एक एक करके आदमी जुड़ता है और फिर पूरा कारवां बन जाता है, कहा जाता है। तो कैसे जो पहली महिला जिसको आपने कन्विंस किया, जिसको बताया कि देखो जो मैं कर रही हूँ वो सही है, वो कैसे कन्विंस हुई थी? आपने उसको क्या बोला था? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। अच्छा, तो ग्रुप जब किसी को बनाने जाइएगा तो बहुत मेहनत होता है, कहा कि पहले लोग के तो इसका आइडिया कैसे आया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना? तो DRD जो ब्लॉक होता है ना, जिला में DRD DDC, तो उनके तरफ से 2002 में ग्रुप बनाने के लिए ब्लॉक में आया। तो हम जो खेती के लिए बाहर निकल गए थे तो हमारे यहाँ ब्लॉक के आदमी आए, कहे कि आप तो बहुत जगह जाते हैं, कहे कि उस समय महिला लोग नहीं ना निकलना चाहते, तो आप ग्रुप बनाइए और महिला लोग को कहिए आगे बढ़ने के लिए। तो वही महिला लोग के लिए ग्रुप बनाने के लिए गए। तो पहले तो समझे कि बैंक का काम है, बैंक पैसा लेकर भाग जाएगा। तो लेकिन हम उनको समझाए जो कैसे भाग जाएगा, हम आपका पैसा कैसे ले लेंगे। 10 महिला का आप ही का ग्रुप रहेगा, उसी में अध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष होगा, सचिव होगा, आप लोग के नाम से खाता खुलेगा, आप लोग अपने पैसा जमा करने जाइएगा, आप ही लोग निकालिएगा तो निकलेगा, अपने में ज़रूरत के अनुसार आप लोग निकालिएगा, लीजिएगा, 2 रुपये सैकड़ा होगा। बहुत समझाए तो लोग ग्रुप बनाए। एक और उसमें हम लोग को भी ट्रेनिंग दिया गया था कि ग्रुप बनाने जाइएगा ना
तो जैसे जिस जाति का रहेगा उस तरह का बनाइएगा और उस तरह का काम दीजिएगा तो उसको अच्छा से समझ में आएगा। अब जैसे राम पासवान हुआ उसमें जैसे माने भूयार राजपूत ये सब कोई क्या, तो वो होगा कि उनके दरवाजे पर हम न जाएंगे मीटिंग में। तो ये समझदारी रख करके राम का अलग, पासवान का अलग, सहनी जी का अलग, किसान लोग का जो ये राजपूत लोग हुए, भूयार लोग हुए, सब जाति का अलग अलग, जात पात नहीं होता है लेकिन फिर भी जमीनी स्तर से जात पात रहता है। तो उस सब का ग्रुप हम अलग अलग बनाए। कुम्हार का अलग, हमारे यहाँ महिला लोग के पति ताड़ी के लिए चाहे हड़िया घैला लोग बनाते थे, और जब उनको हम ट्रेनिंग दिला दिए कृषि विज्ञान केंद्र में तो बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते हैं सरस्वती पूजा के समय, विश्वकर्मा पूजा के समय, और हमेशा शंकर जी पार्वती सब फोटो होता है ना मूर्ति, तो वो सब बना करके मिट्टी का जो ट्रेनिंग वहाँ पर हुआ तो मिट्टी और मेथी का ये सब मिलावट करके बनता है, जो सेव जैसा लगता है, खीरा जैसा नहीं बुझाता है कि सचमुच में खीरा है, सचमुच में सेव है। इस तरह की हमारी महिला सब बनाती है। मछली पालन, फिर वो मुर्गी पालन, बकरी पालन, फिर वो ये मधुमक्खी पालन और मशरूम का खेती हमारे यहाँ बहुत अच्छा से होता है। तो इस समय कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? वो तो हम 36 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में 10 महिला। और जो पूरे 36 ग्रुप है उसकी सर्वा आप है? जी। और आपके एक नहीं, एक हमारा भी, हमको भी बीपीएल नंबर था, तो हमारा जो ग्रुप था सब महिला को कहे आप लोग बढ़िया। हमारा जो ग्रुप था तब हम ट्रेनिंग लिए, तब फूड प्रोसेसिंग पर लिए, हमको बार बार सोचे कि कुछ न कुछ तो आगे बढ़कर काम करना होगा। तो हम सोचे यही कि अचार का काम करेंगे तो कम पैसा से काम होगा। तो 150 रुपया था, तो उससे हम अचार बनाए, अब बना करके हम साइकिल चलाते थे। तो उन्हीं लोग के मीटिंग में हम जाते थे, 5 रुपया 10 रुपया के पैकेट बना करके, हे हम अचार बना के अथी कैली है, रौनी लीव खाओ। ओहू से ब्लॉक में, बैंक में, सब जगह मैंने अपना प्रचार किया। हमारे पति इस बात पर बहुत नाराज हुए। वो तो खैनी बेचते थे, कि हम बेच करके 100 रुपया 50 रुपया ले आते, तो हमारा मनोबल बढ़ते गया। तो हम अचार का अपना ग्रुप में पहले हम अकेला बनाकर बेचे, तब हम सब महिला को कहे कि नहीं यही अचार का काम करना है। काहे कि तो हमारा इस समय प्रिडोमिनेटली आपका अचार का मेन काम आप अचार में करते हैं? जी, खेती भी और खेती भी साथ? खेती भी है। खेती के साथ साथ जैसे ओल का हम अचार बनाते हैं, तो हम कितना ओल खरीदेंगे, कहाँ मिलेगा। समस्तीपुर में वो धा लीजिए सितंबरे उतंबरे में लोग गजेंद्र ओल बेच लेता है, हमको सालों भर अचार बनाना पड़ता है। तो हमारी महिला सब रोपती है, हम भी रोपते हैं, किसी तरह 2 बीघा में ओल रोपते हैं, तो वो ओल का अचार बनाते हैं। तो आज भी साइकिल चला चला के घर जाती हैं? जी, अभी हमको पद्म श्री का अवार्ड जो मिला है, तो हीरो साइकिल वाले आपके दिल्ली के हवाई जहाज से जाकर के हमको साइकिल दिए। कहे कि हमारे कंपनी का आप साइकिल चला करके आप पद्म श्री का आपको अवार्ड मिला है। तो हवाई जहाज से गए और मुजफ्फरपुर से उनका जहाँ अथी साइकिल बिकता था वहाँ से साइकिल मंगा करके हमको दिए, सब पर नाम लिखा, चाची आप फिर इस साइकिल से चलिए। आपका लेकिन सच में जो जोश है और जो पूरे एक जज्बे से आप काम करती हैं वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से आपने बाकी महिलाओं को भी जोड़ा। जी हमको बुलाए, अच्छा, तो उनके स्टैंडिंग में हमको साइकिल रखा हुआ था, आप साइकिल से उमंचा सीन जाइए, तो हम साइकिल चला करके उनके नजदीक गए। तो किसान चाची का सफर बहुत आसान नहीं रहा है। जो महिला के साथे काम किए, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब के लिए मैंने उन लोग को जागरूक किए। और ये जितना हम लोग को बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, मुजफ्फरपुर में 35 किलोमीटर और पश्चिम है। बिल्कुल। तो वहाँ पर बीसीजी, डीपीटी, पोलियो इस कुछ नहीं लोग जानता। हम बार बार जाती, सब देख करके इस सब काम हम करवाए। बाल विवाह, विधवा विवाह, जो बहुत लोग उसको नफरत उधर का लोग करता था, शादी हुआ साल 1.5 साल में विधवा हो गई, तो उसको देखने के लिए भी लोग खराब मानता था कुछ। हम कहे कि ना, किसी तरह इसका शादी होना चाहिए। तो हम लड़ झगड़ कर इस शादी का प्रथा जो है, तो अभी हमारे दहेज प्रथा पर हुआ है, उसमें भी हम लोग तनखा शराबबंदी में ये सब मैंने तो चलता आप है। नए नए कीर्तिमान अब रोज स्थापित कर रही हैं। और हमारा जो आपकी साथ शुभकामनाएं हैं कि आप नए नए मुकाम उस तरह से और हासिल करती रहे। दहिया साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि खेती और किसानी में इस समय जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, तो आपकी जो लाइफ है एज अ फार्मर, एज अ किसान, टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल रहा है इस पूरे सफलता के दौर पे? मैडम ऐसा है
कि खेती वहाँ की परिस्थिति के अनुसार होती है हर जगह की। हमारा मध्य प्रदेश जो है तो वर्षा आधारित खेती वाला क्षेत्र रहा है। अगर वहाँ ज़बरदस्ती हमने नई खेती शुरू की तो हमारा एक हज़ार फीट नीचे तक का पानी अवशोषित किया गया, उसको माने लोग खींच लिए, उससे हमारे यहाँ जल संकट उत्पन्न हो गया। इसलिए हमारे यहाँ की परिस्थिति में वर्षा आधारित खेती ही उपयुक्त है। जैसे उत्तर भारत की नदियाँ हिमनद हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पानी बरसे न बरसे हिम पिघलेगा, वहाँ आ जाएगा, जल स्तर सामान्य रखेगा। लेकिन हमारे यहाँ की नदियाँ हिमनद नहीं हैं। हमारी नर्मदा नदी है तो उसके 4-5 नाम है, नर्मदा, मेकलसुता, रेवा, एक नाम उसका बनजा भी है, बनजाई, बनपुत्री। तो हमारी जो बनपुत्री हैं उनका अस्तित्व वन से है। वन रहेगा तो पानी रहेगा। तो वन भी समाप्त हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जब हम एक हज़ार फुट का पानी खींचेंगे, धरती शुष्क पड़ेगी, शुष्क पड़ेगी तो पेड़ पौधे सूखेंगे, पेड़ पौधे सूखेंगे तो पानी भी वहाँ न बरसेगा। अब क्या होता हमारे यहाँ, बादल जैसे आ रहे हैं ऊपर से, गर्म माने बादल आ रहे हैं भाप के रूप में, जब पेड़ों की नमी मिल जाती है तो वहाँ बूंद में परिवर्तित होकर बरस जाते हैं, और जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती तो और उड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता में पानी है, और हमारे ये देसी अनाज, परंपरागत अनाज पानी बचाने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि ये कम वर्षा में पक जाते हैं, ओस में पक जाते हैं, आगे पीछे के बोझ साथ साथ पक जाते हैं। तो इनमें अनेक गुण हैं पानी बचाने की। तो आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, आपको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग तो कैसे, विज्ञान का जो ज्ञान होता है जो बच्चे प्राप्त करते हैं पढ़ाई के दौर में, जब स्कूल जाते हैं उनको विज्ञान पढ़ाया जाता है, ये बेसिक चीज़ों की जानकारी उन्हें क्लास में दी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इस तरह से वाटर टेबल नीचे जाएगा, जल स्तर नीचे जाएगा। तो इस सारे ज्ञान को आपने अपने खेती के ये उसमें तो समेटा? हमने परंपरा से सब सीखा। हमको माने हमारे ज़माने में ये सब नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे ज़माने में, 75 साल का हूँ, हमारे ज़माने में खूब पानी था, खूब पेड़ पौधे वनस्पतियाँ थी, खूब जंतु थे, शेर, चीते, तेंदुए सब थे। अब तो सब खत्म हो रहे हैं। तो ये तो हमको परंपरा से जो हमारा ज्ञान था तो ये हमने उसी से ये प्राप्त किया, अनुभव जनित ज्ञान है तो हमारा। जो लोग ये कहते हैं कि जो परंपरागत जो चीज़ें होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं और नए जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं आपको उनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है, तो शायद आप इस बात को नहीं मानते। ऐसा है मैडम कि विकास के साथ विनाश भी लगा हुआ ना, तो हमको विनाश को भी देखना चाहिए। एक वाक्य है कि सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का आशय ये है कि जैसे सिंह जब जंगल में विचरण करता है तो कुछ दूर चलेगा फिर ऐसे देखेगा, तो हमको सिंहावलोकन भी करने की ज़रूरत है। हम विकास में इतना बढ़ गए। एक ज़माना था जब माने अमेरिका से माइलो आती थी ज्वार, लाइन में लोग लगते थे। आज हमारे पास इतना अनाज है, हमारे वैज्ञानिकों ने इतना उत्पादन लिया कि एक बोरे के ऊपर दूसरा रखते जाएं तो बोरों की श्रृंखला चंद्रमा तक पहुंच जाए। लेकिन उसके साथ विनाश तो भी जुड़ा हुआ, पानी की कमी पड़ गई, वनस्पतियाँ ख़त्म हो गई, हमारी पूरी जैव विविधता ख़त्म हो रही। तो ये भी सोचने की ज़रूरत है ना। प्रकृति ने इस तरह बना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक न रहेगा तो दूसरा न रहेगा। तो ये भी देखने जैसे दहिया साहब बता रहे थे कि विनाश का भी हमें उतना ही ख्याल रखना है जितना हम विकास का करते हैं। लेकिन जो आज का जो किसान है भारत में, उसके लिए वो कैसे अपने आप को खुशहाल रखे? जैसे आप एक मिसाल के रूप में दिख रहे हैं कि आपके लिए खेती और किसानी एक बहुत ही लाभदायक क्षेत्र है, और उन सारे किसानों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन किसानों को जो आज भी जो सपोर्ट प्राइसेस हैं उनके लिए उसकी वजह से उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? कितने किसान ऐसे हैं जिनके बच्चे समय पढ़ नहीं पा रहे हैं? तो ऐसी भी एक रियलिटी है कृषि क्षेत्र की, तो उन किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे किसान साथी हैं, एक तो जो हमारी परंपरागत खेती है उसके साथ साथ हमको आधुनिक खेती की तरफ जाना होगा। जैसे फल की सब्जी है, आप फल की भी खेती करें, सब्जी की भी खेती करें, पशुपालन भी करें। तो जैसे नहीं सुनिए, जैसे हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन है तो हमको 4 तरह की फसलों की खेती करना होगा, उसमें सब्जी भी पैदा करना होगा, हमको पशुपालन भी करना होगा, हमको फल की भी खेती करना होगा। और
और हमको फुल टाइम उसमें काम देने की, अब खेती वो नहीं रही कि हम चलो गेहूं लगा दे 1 महीने बाद गए, अरहर लगा दे 2 महीने बाद के, हमको डेली उसको देखना है। खेती की बात, खेत पर हमको पौधा ही खेती की जानकारी सिखाता है। तो प्रतिदिन हम खेत पे जाएंगे तो हमको एक नई जानकारी हासिल होगी। हमारे यहाँ बहुत सारे किसानों ने, जिनके पास आधा एकड़ ज़मीन थी, वो कभी सोच नहीं सकते थे धान गेहूँ में कि हम धान गेहूँ में आप आधा एकड़ में बहुत पैदा कर पाएंगे तो 10 से 15 हज़ार रुपया पर, लेकिन ये टमाटर की खेती करेंगे, कहीं शिमला मिर्च की खेती करेंगे, तो आप, हमारे पास ये रिकॉर्ड हैं। और ये आप यही महाराष्ट्र के किसानों को देखें, पीपलगांव, जैसे अभी चौहान साहब ने कहा, रतलाम के किसान, वहाँ पे भी टमाटर की खेती बहुत काफ़ी हो रही। तो हमारे पास है, एक टमाटर की जो पैदावार है 1 एकड़ में 400 कुंटल तक होती है। ये 400 कुंटल टमाटर हम 5 रुपये किलो बेच लेंगे तो 2 लाख रुपया का हुआ ना। और उस पर कल्टीवेशन कास्ट जो खर्च हमारा आ रहा है 70 से 80 हज़ार रुपया आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। और साथ साथ जो हमारे ग्रामीण के लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, 40 साल हैं, उनको सबको रोजगार मिलता है। आज पूरे भारत में देखें तो टमाटर, प्याज और जो सब्जी की खेती, फल की खेती, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे ग्रामीण लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आप समझिए कि छोटे बच्चे वहाँ पर, उनको 1 एकड़ में जो हमारा मजदूरी खर्चा आता है वो 25,000 रुपया खर्च आता है। तो जहाँ किसान को एक तरफ फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण भाइयों को रोज़गार भी उपलब्ध हो रहा है ना। आप हमारे आसपास देखें, हमारे वेबसाइट पर देखें कि हमारे आसपास में लोग, शहर के से लोग उल्टा काम करने के लिए आते हैं। मतलब 300 से 400 रुपया मजदूरी है बाराबंकी ज़िले में। 400 रुपया मजदूरी काफ़ी मायने रखती है रूरल में, एक गांव में। तो जो खेती की तरफ जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे नवयुवक हैं, वो खेती के साथ साथ वहाँ पर, जैसे अभी चौहान साहब ने कहा कि हम एक इंडस्ट्री लगाएं, चिप्स की फैक्ट्री है या सॉस की फैक्ट्री, हमने एक बनाना रैपनिंग चैम्बर भी वहाँ पर लगाया है। हम जो कि केला हम वहाँ पर पकाते हैं। केला हमने पकाने के बताया कि आप जहाँ हम 1 साल में 1 एकड़ में 400 कुंटल केला पैदा करते हैं, 300 कुंटल केला पैदा करते हैं, तो उससे लाभ हमको 5 से 6 रुपये किलो मिल रहा है। अंतर्गत आपसे 2.5 से 3 लाख रुपया 1 एकड़ से मिल रहा है। लेकिन अब उसको हम पका करके बेचेंगे तो 2 रुपये किलो हमको लाभ मिल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। तो हमने बनाना रैपिंग चैम्बर लगाया है। राइपनिंग चेम्बर भी हाँ, बनाना रैपिंग चैम्बर भी लगाया है, जो उससे काम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम किसानों को बुलाते हैं। हमारे किसान भाई अक्सर पढ़ के, सुन करके खेती नहीं करते, देखते हैं कि खेत में हमारे 1 एकड़ में इतना टमाटर लगा है, इतना पैदावार आएगी, आज मार्केट में ये रेट बिक रहा है, वो बिक रहा है। हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर के यंत्र, स्टेनलेस स्टील के फावड़ा, कुदाल, जो बहुत कम किसानों के पास लोहे के हैं, लेकिन जो हमने उनको बुलाया, मैंने तो ज्यादातर लोहे के ही कुदाल, हाँ लोहे के, हाँ आप देखेंगे हमारे पास स्टेनलेस स्टील के हैं। इस समय आप मानिए कि जो फावड़ा कुदारी 5 लाख रुपए के आसपास है, जबकि उनकी कीमत लोग 250-300 रुपये के लिए, हमारे जो स्टेनलेस स्टील के उनके 1,000 रुपये। लेकिन उसके साथ जहाँ 50% लेबर बचती है, उसके साथ साथ 50% श्रम बचती है। बिल्कुल। इस तरीके से आप अनुभव लेंगे कि जहां मजदूरी हमारी 5 लाख लगती थी, तहाँ 2.5 लाख आ गई। मतलब ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। बहुत सारे हमने ट्रैक्टर रखे हैं, विदेशी यंत्र हैं, अपने लोकल भी यंत्र हैं। तो हमको आधुनिक खेती की तरफ जाना होगा, तभी समृद्धि आएगी। जो हमारे आज भारत में देखें तो हमारे 50 से 60% ऐसे किसान हैं जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, जिनकी जोत 1.5 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ के आसपास है। उनके लिए ये काफ़ी साबित होगा कि हम जहाँ धान गेहूँ के साथ साथ हम सब्जी और फल की खेती करेंगे तो पूरा हमारा एक प्रकार से ढांचा बदलेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी। आज जो हमसे करीब 80,000 हेक्टेयर में खेती हो रही, जहाँ जहाँ गन्ना की खेती होती थी, वो किसान बहुत तेज़ी से उसमें बदलाव ला रहे हैं। एक गन्ने की समस्या है कि जहाँ गन्ना हमारा चीनी नहीं बिक पा रही है, गन्ना सरकार ले नहीं पा, उस जगह पर यदि केले की खेती की जाए तो लोगों में बदलाव आएगा। दूसरी बात यह है कि जब तक हम फसल चक्र नहीं अपनाएंगे, हमारी बिक्री की एक समस्या, फल एवं सब्जी की बिक्री की भी समस्या रहती है, लेकिन जो हम फसल चक्र अपनाएंगे तो हमारी बिक्री की भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसका जीता जागता एक उदाहरण है कि जो हमने 6 एकड़ से खेती शुरू की, ये तो हम आवाज़ यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और आप समझिए कि हमको
88 से लेकर के आज तक हमको 20 अवार्ड मिले हैं, जिसमें 6 राष्ट्रीय अवार्ड हैं और 14 करीब प्रदेश लेवल के पुरस्कार हैं जी। आपने एक नई सोच की बात की और जी। आधुनिक टेक्निक्स को अपनाने की बात कही है। जी। एक संदेश के रूप में इस प्रोग्राम को बहुत सारे जो किसान भाई देखेंगे, उन्हें भी पता चलेगा, वो भी इन बातों से सीखेंगे जो आप सभी इन बातों को कह रहे हैं। डिलन साहब, आपकी क्या एक मैसेज होगी उन तमाम किसान भाइयों से जो आज एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं? उनके लिए 2 शब्द आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो हमारी प्लानिंग होगी वो परिस्थितियों के हिसाब से होगी। पूर्वी यूपी में क्या हो सकता है, पश्चिमी में क्या हो सकता है, पंजाब में, हरियाणा में क्या हो सकता है और बिहार में क्या हो सकता है। परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। जैसे पंजाब में हमने केले की यूनिवर्सिटी ने कोशिश की, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर और नीचे जाता है, तो हम फेल हो गए। इस बात को छोड़ देते हैं। क्या करना क्या चाहिए, उस साइड पे आते हैं। करना ये चाहिए कि जैसे पंजाब और हरियाणा का मेन हिस्सा ले लें, जो जीटी रोड वाला है, जहाँ पे आप गेहूं और धान की खेती हो रही है। और पंजाब में पिछले साल 120 क्विंटल निकला है परमल, और उसमें धान जमा कर लें, परमल धान और गेहूं जमा कर लें, तो इतना दुनिया भर में किसी एरिया में भी साल में इससे ज़्यादा उपज नहीं होती है। दूसरी साइड पे हम जाएंगे, जैसे वर्मा जी ने बताया है, जहाँ चौहान साहब कर रहे हैं, तो आगे मार्केट बनानी होगी, जैसे इन दोनों लोगों ने किया है। अगर ज़रूरत है तो प्रोसेसिंग करनी होगी, जैसे इन दोनों ने किया है। अब हो क्या रहा है, क्यों किसान भी थोड़ा बहुत, सब ऐसे किसान तो है नहीं इतनी मेहनत करने वाले, थोड़े से वो भी सौखे ईजी रहना चाहते हैं। तो पंजाब में, जहाँ फिर मेन जो हरियाणा बेल्ट है, वहाँ गलाटा आ रहा है। जिस चीज़ की मार्केट बनती है उसका गलाटा आ रहा है। पंजाब में सबसे ज़्यादा सब्जियों में नंबर 1 है आलू, 4 साल में से 3 साल गलाट, हरियाणा में वही हालत है। नंबर 2 फसल है मटर, उसमें पिछले 2 साल से गलाटा आ रहा है, क्योंकि आगे प्रोसेसिंग और कूल चीन, जैसे आपने कहा है, चौहान साहब ने कहा है, तो मार्केट आगे बनानी। तो अगर तो ऐसे किसान बन जाएं, कुछ, सारे तो नहीं बने, कुछ बन जाएं और अपने साथ हज़ारों किसान जोड़ लें, फिर तो बहुत है। वो नहीं हर जगह हो रहा है जी, ऐसे किसान बहुत कम हैं। हमें जो ज़्यादा फसल देने वाली, ज़्यादा मुनाफा, मैं मुनाफा कहूँगा आमदन की बजाय, उन फसलों की तरफ जाना चाहिए, उनकी मार्केट बनानी चाहिए, उनकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो कोल्ड चेन बना के उसको मार्केट एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। मटरों की मिसाल ले लेते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं। फ्रोज़न मटर दुनिया में कहीं भी भेजो, पर उसके लिए हिम्मत करने की ज़रूरत है। और सारे किसान ऐसे तो हो नहीं सकते। अगर चौहान साहब और वर्मा जैसे हो जाएं तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। चलते चलते चौहान साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी आज बहुत बड़े बड़े मैसेजेस कृषि के क्षेत्र में आप सभी लोगों के द्वारा मिले हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाइए, प्रोसेसिंग करिए, और जो एक पूरा जो फसल का चक्र है वो किसान को ध्यान में रख के करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी जो एक प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये आती है कि जो कृषि का क्षेत्र है वो राज्य सरकारों का भी उतना ही बड़ा दायित्व होता है। तो जब हम सरकार से समर्थन की बात करते हैं तो कैसा समर्थन किसानों को मिलना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, किस तरीके का समर्थन हो ताकि आपका जो किसान है वो एक बदहाल किसान ना हो के एक लाभदायक और एक सफलतापूर्ण किसान के रूप में देखा जाए? खेती में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व रहा है जी। पहले एक समय था कि हमें अनाज की कमी थी, विदेशों से अनाज आता था, हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करी और टेक्नोलॉजी ढूंढी और आज अनाज के भंडार भरे हुए हैं। पर उनके साथ एक नुकसान हुआ है जो आप सभी देख रहे हैं कि बीमारियां आ गई हैं लोगों में, जो हमारे कीटनाशक की और रासायनिक खाद की वजह से हुआ है। तो इसमें बड़ा यो तो टेक्नोलॉजी का ये रहा है कि जितने भी ट्रैक्टर या इम्प्लीमेंट आए हैं उनसे ज़मीन लेवल इकसार हुई है, उससे ज़्यादा आमदनी बढ़ी है। पर साथ में यदि हम दूसरी तरफ जाए कि हमारे रासायनिक खाद और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से हमारा बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है, ये मैं इस नहीं मानता। क्योंकि कुछ समय पहले हम देखते कि हमारे यहाँ धान की खेती, उसकी मिर्च की खेती होती थी, 100 मण मिर्च उसमें होती थी, ना रासायनिक प्रयोग होता था ना कीटनाशक प्रयोग होता था। और गन्ना में जो गन्ना बोते गुड़ 100 मण गुड़ हो जाता था 1 एकड़ में, जो अभी तक भी नहीं होता इतना प्रयोग करने के बाद भी, और बिल्कुल शुद्ध होता था। तो वाइस चांसलर जी मेरे साथ है, मैं इनसे निवेदन करूँगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी अब अपनाएं। जब समय की जरूरत थी उस समय आपने देश के लिए काम किया, आज ज़रूरत है हमें टेक्नोलॉजी बदलने की। अगर रासायनिक का रिप्लेस क्या हो सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे विश्वविद्यालय लाए
और तभी किसानों की आमदनी बढ़ेगी। नहीं तो किसान जब तक तो जहर की खेती करता रहेगा, उसके दिमाग में भी जहर रहेगा और आदमी एक तरह से उसके माइंड भी सेट नहीं होगा, तो मैं उसमें तनाव में भी जाएगा। तो मेरा दोबारा से निवेदन वाइस चांसलर साहब से है कि इस तरफ देश को बढ़ाए, और आप एक ऐसी पद पे है कि आप इस बात को कह सकते हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि आप जो है एक नई धारा शुरू करें कि अपने विश्वविद्यालयों को काम दे कि कैसे हो सकता है जहर मुक्त खेती कैसे हो सकती है। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस बात को समाप्त कर सके कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है ना, उन्हें एक के गाँव दे दे बस, सिर्फ और काम मत करो, छोड़ दो सारा, एक गांव के सिर्फ डाटा कर ले, जो जैविक खेती कर रहे हैं या परंपरागत खेती कर रहे हैं उनके डाटा ले लें और इस विषय पर काम करें। जी ढिल्लन साहब, बहुत संक्षेप में आप कुछ कह रहे थे। 2-3 बातें उठाई हैं, बहुत संक्षेप एक में तो बोलिएगा सर। कीटनाशक दवाइयाँ, दूसरे फर्टिलाइजर और तीसरा जैव खेती। 1960-65 तक सारी जैव खेती थी। हम जा सकते, अगर आपने जाना हो, वो मेरा ख्याल नेशनल की देश की फूड सिक्योरिटी के लिए नहीं ठीक रहेगा, पर हम रोकते नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं रोकेगी। अगर उधर मुनाफा ज़्यादा है, मैं इनकम की कभी बात नहीं करता हूँ, मुनाफा ज़्यादा है तो जी। अब कीटनाशक दवाइयाँ या फर्टिलाइज़र हर क्रॉप में हर जगह नहीं चाहिए। अगर मेरे कुछ किसान भाई, सारे नहीं, कीड़ा बाद में देते हैं तो और पहले स्प्रे शुरू कर देते हैं, तो यूनिवर्सिटी उसमें कुछ नहीं कर सकती। और मैंने जैसे पहले बताया कि 197 kg से 756 kg और 2600 रुपये के पेस्टिसाइड कम पड़े। सो मेरी निवेदन ये किसान भाइयों को कि जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो ज़रूरत अनुसार बरतिए। पहले और बहुत चीज़ें, अच्छी वैरायटी बीज लो, टाइम पे बीजो, और पहले बायो एजेंट यूज़ करिए। हमने नीम का रस जो था वो बहुत ज़्यादा वर्तों में लाए 2016 में, 2017 में। जहाँ तक है फर्टिलाइज़र, अब मैं पंजाब की मिसाल दूंगा, उदाहरण दूंगा, हरियाणा में वही चलता होगा। 70% गेहूं और धान पंजाब से बाहर जा रहा है, और नेचुरल जो रिसाइकलिंग कुदरती तत्व पंजाब में धान उगाते थे वहीं खाते थे, और वहीं पे न्यूट्रिएंट चले गए, न्यूट्रिएंट बाहर जा रहे हैं, पानी बाहर जा रहा है। तो अगर इतनी ज़्यादा उपज लेनी है 120 क्विंटल, तो फर्टिलाइज़र तो डालने पड़ेंगे। पर मैं ज़रा बताऊं कि पिछले 7-8 साल से पंजाब में फर्टिलाइज़र की खपत नहीं बढ़ी है। और जहाँ तक कीटनाशक दवाइयाँ हैं, असल में किसान बदनाम हुआ है बहुत ज़्यादा। कीटनाशक दवाइयों को मैं बता देता हूँ, 1981 के दहाके में 92% हमारे पास बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास पेस्टिसाइड रेजिड्यू लैब है PAU में, देश भर में मानी जाती है। तो 92% में कीटनाशक थे। इस दहाके में 2011 मार्च से लेके हज़ारों में सैंपल हैं, सिर्फ 8% में कीटनाशक हैं। किसान पहले से बहुत जागरूक हो रहा है। और 92 में 44% में कीटनाशक जो लिमिट होती है कि इस लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो थे। और इस दहाके में 1.4%। तो हम तरक्की कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी उस ऑर्गेनिक कार्बन में हमने नया डिपार्टमेंट बनाया, हरियाणा में बनाया होगा जरूर। ऑर्गेनिक खाद को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रीन म्यूरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पे HAU में भी, PAU में भी और IRE पूसा इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा काम, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसानों में जागरूकता बढ़ी है और एक प्रेरणा के तौर पर कुछ टारगेट्स भी सेट किए हैं, जैसे कि मौजूदा सरकार ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी होगी। तो इन सारे सम्मानित व्यक्तियों को आपने सुना और इनसे एक ही चीज़ सीखने को मिली कि अपने जो सफलता का दौर है उसे और लोगों में बांटो, तो सफलता का दौर लंबा होगा और वो एक कारवां के रूप में पूरे देश में फैलेगा। तो ये सारे जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़े, आपको राज्यसभा TV की तरफ से एक बहुत बड़ा सैल्यूट करते हुए मैं कह रही हूँ कि आपके ही जरिए और जो लोग प्रोग्राम ये देखेंगे उन्हें बहुत कुछ खेती और किसानी में सीखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमारी देवी जी, दहिया साहब, वर्मा जी, ढिल्लन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज इस प्रोग्राम के जरिए खेती और किसानी का मार्गदर्शन किया है। राज्यसभा TV का ये सम्मान का सफ़र जारी रहेगा। अगले एपिसोड में आपको किसी और क्षेत्र से कुछ सम्मानित व्यक्तियों के साथ मिलवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।